सो की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे भारत जोड़ो यात्रा अगले दिन इस तरीके से चलती रही। दोस्तों कौन कौन सी तस्वीरें सामने आई है इसकी अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारत जोड़ो यात्रा के अंदर उठ गया उत्तराखंड के अंदर अंकिता के हत्याकांड का मामला। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के झूठे दावे पर जोरदार तरीके से विरोध हुआ है। भारत जोड़ो यात्रा में जगह जगह दिखे बैनर पोस्टर, बताएंगे पूरी अपडेट। इसी के साथ में दोस्तों बिहार के अंदर अमित शाह की पूर्णिया में हुई रैली के बाद अब महागठबंधन भी करने वाला है बड़ी रैली। क्या लालू यादव नीतीश कुमार आएंगे, तेजस्वी यादव भी रहेंगे क्या साथ में मौजूद, बताएंगे इसके बारे में पूरी अपडेट। वहीं चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राजस्थान के अंदर सचिन पायलट का झूठा बयान दिखाकर पार्टी को तोड़ने की गई कोशिश, बताएंगे आपको न्यूज चैनल को। सचिन पायलट ने दिखाया आईना, जमकर लगाई है फटकार, बताएंगे इसके बारे में विस्तार से जानकारी। दोस्तों इसी के साथ में आपको बताएंगे कांग्रेस पार्टी आला कमान के हंटर चलने से पहले ही बागी विधायक बदलने लगे अपने सुर। एक के बाद एक विधायकों ने कांग्रेस आला कमान को दिया है अपना समर्थन, बताएंगे इसके बारे में विस्तार से जानकारी। दोस्तों वहीं पर 3 गहलोत समर्थकों के खिलाफ होने वाली है बड़ी कार्रवाई। उसी के साथ में अंकिता हत्याकांड मामले को लेकर आरएसएस कार्यकर्ता ने कुछ ऐसा पोस्ट कर दिया कि उसकी मानसिकता के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर गंभीर सवाल खड़े हुए। दोस्तों इसके बारे में विस्तार से आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। वहीं पर चलेंगे और भी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान के अंदर अपने कुनबे को पूरी तरीके से ठीक कर लेगी और आने वाले दिनों के अंदर राजस्थान के अंदर परिवर्तन होना चाहिए, युवा नेतृत्व आना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा 27 सितंबर बीते दिन भी लगातार अपने उसी मजबूत प्रभाव के साथ चलती हुई दिखाई दी जो इससे कई दिनों से लगातार चल रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि केरल के अंदर कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक अद्भुत नजारा देखने को मिला, जहां पर उत्तराखंड के अंदर अंकिता हत्याकांड मामले में जेपी नेता के पकड़े जाने के साथ साथ कई और मामले उठाए गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अंकिता हत्याकांड मामले को लेकर राहुल गांधी के साथ में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने हाथ में बैनर और प्ले कार्ड्स ले रखा था, जिसपे लिखा हुआ था कि बीजेपी से बेटी बचाओ, जस्टिस फॉर अंकिता, जस्टिस फॉर इंडियाज वुमेन। इस तरीके से प्ले कार्ड लेकर महिलाएं चल रही थी और उन्होंने अपने माथे पर काली पट्टी बांधकर विरोध किया था। दोस्तों राहुल गांधी भी उनके साथ चलते हुए एक तरीके से संकेत दे रहे थे कि पूरे देश भर के अंदर एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जुड़े हुए इस तरीके के गंभीर मामले सामने आते हैं जिस पर कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा प्रधानमंत्री ने दिया था वो नारा बीजेपी से बेटी बचाओ हो चला है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को इस मामले पर कठोर कदम उठाना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर दबाव बनाने के लिए दोस्तों महिला मोर्चा को भी इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल करते हुए अंकिता हत्याकांड मामले का भी मुद्दा उठाया है। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भी इस यात्रा के दौरान अंकिता हत्याकांड मामले पर बयान देते हुए बीजेपी नेताओं को अपने निशाने पर लिया है। वहीं पर कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर दावा किया जा रहा है कि तकरीबन 2 लाख लोग राहुल गांधी से रोज केरल के अंदर जुड़ रहे हैं और अब ये जब 30 तारीख के आसपास भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटका पहुंच जाएगी तो और प्रचंड ये यात्रा हो सकती है। इसको लेकर जबरदस्त तैयारी कांग्रेस पार्टी कर्नाटका इकाई ने कर रखा है। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन टूट जाने के बाद जैसे तैसे अपने वोटों को सिक्योर करने की तमाम कोशिश कर रही है और इसी कोशिश के तहत देश के गृह मंत्री अमित शाह कुछ दिन पहले बिहार के सीमांचल इलाके में गए थे, जहां पर अधिकतम मुस्लिम आबादी है, प्रचार करने के लिए और इस दौरान उन्होंने कई सारी बातें कही है। और इस मामले पर संज्ञान लेते हुए महागठबंधन ने भी फैसला लिया है कि जल्दी कोई बड़ी रैली आयोजित की जा सकती है। ताजा ब्रेकिंग न्यूज अपडेट ये आ रही है कि महागठबंधन की ओर से पूर्णिया के अंदर अमित शाह के रैली के तुरंत बाद अब महागठबंधन भी अपनी रैली करने जा रहा है। इसमें नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ साथ महागठबंधन मोर्चा के लगभग सारी पार्टी के लोग मौजूद रह सकते हैं। दोस्तों इस पूरे मामले पर प्लान तैयार किया जा रहा है, जल्दी एग्जीक्यूट किया जाएगा। आपको डेट बताएंगे कब ये रैली होने वाली है। और एक और बड़ी खबर की माने तो कांग्रेस पार्टी के एमएलए सचिन पायलट और राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच में लगातार तनातनी की खबरें सामने आ रही है, लेकिन इस तनातनी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए गोदी मीडिया दिन रात काम करता है। दोस्तों झूठी खबरें फैलाकर दोनों खेमे के बीच में एक तरीके से खाई बनाई जा रही है और यही बड़ा कारण है कि सचिन पायलट को भी अपने चलाए जा रहे फेक खबर पर प्रतिक्रिया देनी पड़ी है। आपको बता दें कि एएनआई की तरफ से एक खबर छापी गई थी जिसमें कहा गया था कि कांग्रेस पार्टी के एमएलए सचिन पायलट ने कांग्रेस पार्टी के आला कमान से कहा है कि अशोक गहलोत को या तो मुख्यमंत्री रहना चाहिए या फिर उनको पार्टी का प्रेसिडेंट रहना चाहिए। अगर वो पार्टी प्रेसिडेंट के चुनाव में कंटेस्ट करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, तो उनको मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिलवाना चाहिए और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है कि वो सारे एमएलए को एक साथ लेकर आए। दोस्तों एएनआई की तरफ से ये खबर छापा गया था और सूत्रों का हवाला देकर ये बातें कही गई थी, जिस पर सचिन पायलट ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मैं डरा हुआ नहीं हूँ, ये बिल्कुल झूठी खबर है। सचिन पायलट के द्वारा इस तरीके से रिस्पॉन्स करने के बाद दोस्तों एएनआई की तरफ से अपने खबर पर दूसरी डिटेल दी गई, दूसरी जानकारी दी गई, जिसमें सचिन पायलट ने इस दावे का खंडन किया है कि उन्होंने हाई कमान से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बारे में कुछ चर्चा की है। कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि पहले सूत्रों के हवाले से सचिन पायलट के नाम से एक बयान चलवा दिया गया दोस्तों और बाद में उसी बयान पर सचिन पायलट ने जब रिस्पॉन्स किया है तो अब हिट करने की कोशिश की गई है। आप लोग समझ सकते हैं कि राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो राजनीतिक लड़ाई बताई
बताई जा रही है ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, बल्कि कांग्रेस पार्टी आला कमान और अशोक गहलोत सचिन पायलट के बीच में आपस में बातें चल रही हैं, जिससे तय होगा कि अंतिम फैसला क्या लिया जाएगा। और इसी कड़ी में गहलोत समर्थक 3 विधायकों ने बगावत की थी और इस पर दिव्या मदेरणा की तरफ से बयान आया। उन्होंने धारीवाल और महेश जोशी को गद्दार बताया है। आपको बता दें कि राजस्थान में बीते रविवार को कांग्रेस पार्टी शीर्ष नेतृत्व के द्वारा बुलाई गई बैठक में सब कुछ तय होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही गहलोत समर्थक विधायक शांति धारीवाल के घर पर शामिल होने के लिए विधायकों को जबरदस्ती ले जाया गया। दोस्तों बता दें कि इन विधायकों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है, इस तरीके की बातें कही गई थी। उसके बाद शांति धारीवाल के घर पर बैठक में शामिल होने वाले विधायकों के खिलाफ ओसिया से विधायक दिव्या मदेरणा ने मोर्चा खोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी विधायक दल की बैठक होने वाली थी तो दिव्या सीएम अशोक गहलोत के घर पर गई थी। उनके अलावा पूर्व मंत्री और खेतड़ी से विधायक जितेंद्र कुमार और कोटा जिले के पीपलदा से विधायक रमन नारायण मीणा भी केंद्रीय नेतृत्व का समर्थन किया है। जितेंद्र सिंह उन विधायकों में शामिल है जिन्होंने धारीवाल के घर में बैठक में हिस्सा लिया था और स्पीकर सीपी जोशी को अपना इस्तीफा सौंपा था। कुल मिलाकर एक के बाद एक विधायक अपना बयान बदलते हुए कह रहे हैं कि वो केंद्रीय नेतृत्व के सारे बातों को मानेंगे, जो केंद्रीय नेतृत्व का आदेश होगा उससे पालन किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों राजस्थान के अंदर संकट को लेकर कांग्रेस पार्टी प्रवेशकों ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, यानी अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से रिपोर्ट दे दी गई है गांधी को, जिसमें अशोक गहलोत के 3 करीबियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की अपील की गई है। शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कांग्रेस पार्टी पद के दौर से अभी बाहर नहीं किया गया है। जो खबरें सामने आ रही थी उस पर भी विराम लगाया गया है। गांधी परिवार राजस्थान में जो भी घटनाक्रम हुआ है उस पर पैनी नजर बनाए हुए है दोस्तों। और इससे पहले रिपोर्ट मांगा गया था और रिपोर्ट के अंदर जो अहम बातें रही वो ये कि अशोक गहलोत ने पहले ही कहा था कि उनका विधायकों के विद्रोह से कोई लेना देना नहीं है। ये विधायकों ने खुद ही इस तरीके की चीजें की हैं। खासकर गहलोत समर्थक बताने वाले 3 मंत्रियों ने ऐसा करने की कोशिश की है और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए नोटिस थमा दिया गया है दोस्तों। वहीं पर अशोक गहलोत को क्लीन चिट दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष पद को संभालने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा देने के लिए राजी हो गए थे। उन्होंने ये फैसला राहुल गांधी के बयान के बाद लिया था, जिसमें कहा गया था और स्पष्ट किया गया था कि एक व्यक्ति एक पद का कानून कांग्रेस पार्टी में चलेगा। राजस्थान में बदलाव का औपचारिक ऐलान रविवार को होने वाला था, लेकिन दोस्तों जिस तरीके की हरकतें देखने को मिली उसके बाद अब कमान की सख्ती देखने को मिल रही है और कहीं न कहीं आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे रविवार को होने वाला था वो 2-3 दिनों में हो जाएगा, लेकिन इतने दिन टाइम वेस्ट ही चला गया कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि पूरा मामला धीरे धीरे सुलझने की राह पर है। सचिन पायलट का मुख्यमंत्री बनना भी लगभग तय नजर आता है। और एक और बड़ी खबर की माने तो अंकिता हत्याकांड मामले पर एक और भाजपा सरकार से लोगों को न्याय की उम्मीद बहुत कम है। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का पैतृक संगठन कहे जाने वाले आरएसएस के कार्यकर्ता ने अपनी पोस्ट लिखकर अपनी मानसिकता की सबसे दयनीय स्थिति को बताया है। आरएसएस के कार्यकर्ता विपिन करनवाल ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि जो बाप और भाई अपने 19 साल की लड़की की कमाई खाता हो, जिसकी बेटी और बहन सुनसान जंगल में रिजॉर्ट में काम करती हो जहां अय्यासी होती हो, कांड के बाद जिस बाप को उसकी बेटी का जम्मू वाला दोस्त आकर आंखें खोलता हो, ऐसे में सबसे बड़ा गुनाहगार तो ऐसी लड़की का बाप है जो कच्चा दूध भूखे बिल्लों के सामने रख दे। आरएसएस के इस नेता ने आगे और भी बयान दिया है दोस्तों और कहीं न कहीं अपनी सबसे निचली मानसिकता को दर्शा रहे हैं। ये इनका नाम है विपिन करनवाल। आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। एक और बड़ी अपडेट ये है कि मोदी सरकार ने 2017 के आसपास डिमोनेटाइजेशन किया था, यानी नोटबंदी कर दी थी और उसके बाद से ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर बार बार ये मामला ले जाया जाता है कि सरकार ने गैर कानूनी तरीके से ये डिमोनेटाइजेशन किया है। लोगों के पैसे अचानक से बंद कर देना किसी सरकार के पास ये पावर नहीं है, बल्कि लोगों को परेशान किया गया है। यहाँ तक कि कई लोग लाइन में लगकर मर चुके हैं। और बड़ी बात ये रही कि नोटबंदी होने के बाद भी आज देश के अंदर ब्लैक मनी और ज्यादा बढ़ चुका है और यहाँ तक कि जाली नोटों की संख्या भी बढ़ गई है। 2000 डिनोमिनेशन के और बड़ी संख्या में नोट्स मिलने लगे हैं। तो कुल मिलाकर काला धन बंद हुआ है और ना ही जाली नोट पकड़े जाने बंद हुए हैं, क्योंकि हाल फिलहाल के अंदर ही एक रिपोर्ट में पता चला था कि जितने नोटबंदी से पहले काले पकड़े जाते थे, जाली पकड़े जाते थे, वो और ज्यादा बढ़ चुके हैं आज की डेट में। तो ऐसे में दोस्तों जाली नोटों की सप्लाई में वृद्धि हो गई है। तो कौन सा लक्ष्य हासिल कर लिया गया नोटबंदी के माध्यम से, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनने की इजाजत दे दी है। उम्मीद है कि कुछ कठोर कदम उठाए जाएंगे और सोशल मीडिया पर भी लोग ट्रेंड करवाते हुए कह रहे हैं कि जज साहब इस मामले पर कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। सरकार से सवाल पूछे जाना जरूरी है कि डिमोनेटाइजेशन करके क्या मिला, क्यों जनता को इतना परेशान किया गया। वहीं पर आम आदमी पार्टी सरकार ने पंजाब विधानसभा में पेश किया विश्वास प्रस्ताव। कांग्रेस पार्टी ने हंगामा किया, बीजेपी ने वॉकआउट कर दिया। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में आम आदमी पार्टी की सरकार ने विधानसभा के अंदर एक प्रस्ताव पारित किया है दोस्तों। इस दौरान सरकार और विरोधी पक्ष आमने सामने आ गए। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के नेताओं ने आम आदमी पार्टी सरकार से विभिन्न प्रकार के सवाल पूछे हैं, लेकिन उसके बाद शिरोमणि अकाली दल और बसपा को छोड़कर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों बॉयकॉट कर गए हैं। और आम आदमी पार्टी ने जो प्रस्ताव बुलाया था उस पर चर्चा की गई है और बाद में वोटिंग डाली गई है, जिसमें आम आदमी पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत है। एक और बड़ी खबर यह है दोस्तों कि बिहार के अंदर तेजस्वी यादव जब से सरकार
में शामिल हुए हैं तब से उन्होंने नौकरी के वादे पर बड़ी बात कहते हुए कहा था कि मैं 1 महीने के अंदर नौकरी के उचित प्रबंध कराए जाएंगे। और बिहार सरकार ने एक और बम्पर भर्ती निकालने का फैसला लिया है। भूमि सुधार विभाग में 7595 वैकेंसी निकाली जाएंगी। सीएम नीतीश कुमार ने इसकी मंजूरी दे दी है। बिहार ने मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्व भूमि सुधार विभाग में 7595 पदों के अलावा विभिन्न पदों के सृजन की स्वीकृति दे दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 16 प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं, जिनमें से रोजगार को लेकर यह प्रस्ताव बड़ा पारित किया गया है दोस्तों। और धीरे धीरे और भी रोजगार सृजन किए जाएंगे और खासकर ये सरकारी पद हैं तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और एक और बड़ी अपडेट की माने तो आम आदमी पार्टी के नेताओं को तगड़ा झटका लगा है। मानहानि मुकदमे में एलजी के पक्ष में आया फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट ने अमर्यादित पोस्ट किए जाने को लेकर अपना बयान और अपना आदेश जारी करते हुए पोस्ट को हटाने के लिए कहा है। एलजी विनय सक्सेना पर लगाए गए आरोप के बाद ये मुकदमा दर्ज कराया गया था दोस्तों। और इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता उन सबको कहा गया है कि आप अपना पोस्ट हटाइए जिसमें आपने उनको बदनाम करने की कोशिश की है, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। संजय सिंह, आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज, जैस्मीन शाह और दुर्गेश पाठक को प्रतिबंधित करने के लिए अस्थायी निषेध आज्ञा जारी किया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों आम आदमी पार्टी नेता जो इससे पहले कोर्ट के नोटिस को फाड़ रहे थे उनको जवाब देना चाहिए कि क्या सच में जो आरोप लगाए वो झूठे हैं। अगर झूठे नहीं है तो उनको सबूत के साथ कोर्ट के पास पहुंचना चाहिए और अगर झूठे आरोप है तो अपना पोस्ट हटवा देना चाहिए, वरना क्रिमिनल कंटेम्प्ट हो जाएगा और कोर्ट की आज्ञा का उल्लंघन करने के मामले में जेल चले जाएंगे और उसके बाद कहेंगे कि हमें दबा दिया गया। तो इस मामले पर इन नेताओं को ही तय करना है कि उनके पास क्या सबूत है या फिर ड्रामा किया जा रहा था। एक और बड़ी खबर की माने तो क्या रुपयों का नाम नरेंद्र मोदी रखा जा सकता है, ये सवाल पवन खेड़ा ने पूछा है दोस्तों। दरअसल मन की बात अपडेट नाम से सोशल मीडिया पर एक ट्विटर हैंडल है जिस पर जानकारी देते हुए कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 93वें मन की बात में लोगों से पूछा था कि जो हमने चीता लेकर आए हैं 8 चीता जिसे कूनो नेशनल पार्क के अंदर छोड़ा गया है, नामीबिया से लेकर आए थे, उन चीताओं के क्या नाम होने चाहिए। लोगों से जब ये पूछा गया तो लोगों ने इस पर अपनी राय दी है और लोगों ने बताया है कि चीते का क्या क्या नाम रखा जा सकता है, जिस पर पवन खेड़ा ने कहा कि क्या रुपया का नाम नरेंद्र मोदी रखा जा सकता है। ये सवाल उन्होंने पूछा है दोस्तों। एक तरीके का तंज कसा है क्योंकि रुपया लगातार डॉलर की तुलना में नीचे जा रहा है। ऐसा लग रहा है जमीन में ही धंस जाएगा आने वाले दिनों के अंदर। एक और बड़ी खबर ये है कि अमेरिका के अंदर सड़कों पर मोदी योगी की तस्वीर ले जाने और बुलडोजर का इस्तेमाल करने के मामले पर आयोजक को तगड़ा नुकसान उठाना पड़ा है दोस्तों। दरअसल ब्रिटेन के लेंसिस्टर में जिस तरीके की हिंसा देखने को मिली थी उसके बाद अमेरिका के न्यू जर्सी के अंदर हिंदू मुस्लिम समुदाय ने हाल ही में एक दूसरे के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शन किए हैं। इन प्रदर्शन में एक दूसरे को धमकी दी गई है, यहाँ तक कि झड़पें और तोड़फोड़ की घटनाएं भी सामने आई है। अमेरिका के न्यू जर्सी के अंदर हाल ही में एक परेड के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लगे बुलडोजर को शामिल किया गया था। इसके कारण नागरिक अधिकार समूह ने इसका विरोध किया। इस परेड के आयोजनकर्ता इंडियन बिजनेसमैन एसोसिएशन के अध्यक्ष भारतीय अमेरिकी अल्पसंख्यक समूह और देश और दुनिया खासकर मुसलमानों की भावना को ठेस पहुंचाने के चलते माफी मांगनी पड़ी है। जिन्होंने इसका आयोजन किया था उन्होंने कहा कि किसी परेड में कभी बांटने वाले चिन्ह का इस्तेमाल हमने नहीं किया था और न ही करना चाहिए। भारत में बुलडोजर का विरोध प्रदर्शन के खिलाफ होने वाले कार्रवाई का एक प्रतीक बन चुका है और इनमें खासकर मुस्लिम नागरिकों से इसे जोड़कर देखा जाता है दोस्तों। और अमेरिका में बुलडोजर का इस्तेमाल किए जाने के बाद अब ये माफी मांगने का मामला सामने आया तो आप लोग समझ सकते हैं कि देश की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसका असर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर देखने को मिल रहा है। जो लोग कई दशकों से अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पश्चिम के देशों में रहते हैं और अपनी संस्कृति और अपनी पहचान को लोगों के बीच में अच्छे तरीके से रखते थे और हमेशा से एक शांति प्रिय समुदाय के तौर पर भारत के लोग रहते थे, लेकिन दोस्तों जो भारत की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसके कारण इतना ज्यादा पोलराइजेशन है कि अमेरिका और ब्रिटेन में रहने वाले समुदाय के अंदर ही आपस में मतभेद देखने को मिल रहे हैं और खासकर बुलडोजर जैसे प्रतीकों का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं लोगों को प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि वो अमेरिका है तो माफी तो मांगना ही पड़ा। एक और बड़ी अपडेट की माने तो उत्तर प्रदेश के अंदर मुजफ्फरनगर में 2013 में दंगे हुए थे, जिसके बाद बीजेपी की सरकार 2014 में प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आई थी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 2013 के दंगे के बाद कथित रूप से सांप्रदायिक तनाव भड़काने और निषेध आज्ञा का उल्लंघन करने के मामले में उत्तर प्रदेश के मंत्री कपिल देव अग्रवाल और बीजेपी के पूर्व सांसद सोहन वीर सिंह और 6 अन्य आरोपियों को आत्मसमर्पण करने के लिए एमपी एमएलए अदालत ने नोटिस भेजा था दोस्तों और सभी ने आत्मसमर्पण किया है। बीजेपी के पूर्व सांसद सोहन वीर सिंह समेत 6 अन्य लोग हैं। दरअसल अभियोजन अधिकारी नीरज सिंह ने बताया कि 30 अगस्त 2013 को निषेध आज्ञा लागू किया गया था। इसके बावजूद नागला मडोर गाँव में आयोजित महापंचायत में भड़काऊ बयानबाजी करके तनाव फैलाया गया और उत्तर प्रदेश के मौजूदा कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व सांसद सोहन वीर सिंह और पूर्व विधायक अशोक कंसल, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष यशपाल पवार, विश्व हिंदू परिषद की नेत्री साध्वी प्राची और समाजवादी पार्टी के नेता हरेंद्र मलिक ने विशेष एमपी एमएलए अदालत में आत्मसमर्पण किया है। उन्होंने बताया कि विशेष न्यायाधीश मयंक अग्रवाल ने इन आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए सभी लोगों को दोनों मामले में 20-20 हजार रूपए के मुचलके के आधार पर जमानत तो बाद में दे दी है, लेकिन इस मामले पर दोस्तों और कठोर कार्रवाई की लोग मांग भी कर रहे हैं। आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि पूरे देश के समीकरण उसके बाद से
से बदले हैं, चाहे सामाजिक हो या फिर राजनीतिक। कई सारे वरिष्ठ पत्रकार से लेकर पॉलिटिकल कमेंटेटर ये भी मानते हैं कि 2013 के अंदर जो मुजफ्फरनगर के अंदर ये दंगे कराए गए थे, ये साफ तौर पर एक सोची समझी साजिश के तहत कराए गए थे। हालांकि जांच एक्सटेंसिव होनी चाहिए और सजा का प्रावधान भी होना चाहिए। एक और बड़ी खबर ये है कि मिशन गंगा को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है, ये देश के प्रधानमंत्री मोदी के लिए बिल्कुल दुखद है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इसे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बनाते हैं और बताते हुए कहते हैं कि क्लीन गंगा जो हमारा प्रोजेक्ट है वो प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जल्द पूरा हो, गंगा पवित्र हो जाए। लेकिन मिशन गंगा इलाहाबाद हाईकोर्ट की नजर में मात्र एक धोखा है, जिसे मिशन धोखा उन्होंने कहा है। इसमें सिर्फ लूट मची है। ये बयान हमने नहीं दिया दोस्तों, किसी आम व्यक्ति ने नहीं, बल्कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी दी गई है। एक और बड़ी खबर की माने तो अंकिता के इस मामले पर बीजेपी के नेता के बेटे के रिजॉर्ट में सारे गैर कानूनी काम होते थे। पूर्व कर्मचारी ने एक के बाद एक कई सारी और पोल खोली है। वहीं पर मीडिया प्रोपेगेंडा खबरों में लगा हुआ है। क्लाइमेट चेंज पर बात करने को तैयार नहीं है, शर्मनाक है। लिसी प्रिया की तरफ से जानकारी दी गई है। अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय मीडिया के एंकर की जमकर आलोचना की थी और कहा था कि एंकर्स नफरत फैला रहे हैं। भारतीय मीडिया के चलने वाली खबरें प्राइम टाइम में धार्मिक उन्माद और विवाद नफरत को पड़ोसा जा रहा है। असल मुद्दे मीडिया की बहसों से गायब हो गए हैं। इसी मीडिया पर सवाल उठाया गया है। 10 साल की जलवायु कार्यकर्ता प्रिया कुंगजुम की तरफ से ये जानकारियां दी गई है दोस्तों। एक तरीके से सरकार के साथ साथ गोदी मीडिया को भी अपने निशाने पर लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष पर चुनाव लड़ने के लिए वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी बड़े संकेत दे दिए हैं। 30 सितंबर तक का वो भी इंतजार कर रहे हैं। वहीं पर 5 पॉइंट न्यूज आई है दोस्तों, जिसमें सबसे पहला न्यूज ये है कि कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष चुनाव के लिए शशि थरूर ने 7 नॉमिनेशन के फॉर्म मांगे हैं। पवन बंसल कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है और पूर्व में रेल मंत्री रहे हैं। उन्होंने भी नामांकन पत्र भरने की जानकारी दे दी है दोस्तों। इसी के साथ में सोनिया गांधी को इन नेताओं ने अपनी पूरी जानकारी दी है, डिटेलिंग बताई है कि कौन कौन चुनाव लड़ रहा है। मधुसूदन मिस्त्री ने बताया कि शशि थरूर ने 7 नामांकन फॉर्म लिए हैं, जबकि पवन बंसल की तरफ से प्रतिनिधि ने 2 फॉर्म लिए हैं। 30 सितंबर को 11 बजे अपना नामांकन भरेंगे शशि थरूर। सोनिया गांधी को इस पूरे मामले पर डिटेल दी जा रही है दोस्तों। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों पर सुनवाई लाइव स्ट्रीमिंग की है। यानी अगर आप देखना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर किस तरीके की बहस चल रही है, किन मुद्दों को लेकर किस जज का क्या व्यू है, कौन जज क्या कह रहा है, तो आप लोग अब वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। इसके लिए आप लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पर नीचे लाइव स्ट्रीमिंग लिखा आएगा। तो आप 11 बजे के बाद से, जब से सुप्रीम कोर्ट खुलेगा तब से शाम तक जितने भी केस हैं सभी पर डिबेट होंगे और डिबेट के दौरान कौन जज क्या बात कर रहा है, कौन वकील क्या तर्क दे रहा है, ये आप सुन सकते हैं। तो एक तरीके से पारदर्शिता के लिए अच्छा कदम उठाया गया है। आप लोग इस मामले पर कुछ कहना चाहेंगे तो लिखकर जरूर बताएगा। और एक और बड़ी अपडेट ये है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार की जुबान फिसल गई। उन्होंने एक मंच पर तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बता दिया। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल कह रही है कि आने वाले दिनों के अंदर तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही बनेंगे। हो सकता है जब ये नीतीश कुमार बयान दे रहे हैं तो उनके मुख पर सरस्वती बैठी हो और ये बात सच हो जाए, क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही कुछ बड़ा परिवर्तन बिहार में हो सकता है। नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हो सकते हैं और तेजस्वी यादव के हाथ में कमान आ सकती है। तो हो सकता है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, कुछ बड़ा इंडिकेशन देने की भी कोशिश कर रहे होंगे। और एक और बड़ी अपडेट यह है कि उद्धव ठाकरे को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को असली शिवसेना पर फैसला लेने के लिए अनुमति दे दी है। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये तय करेगा कि शिवसेना का कौन सा गुट असली गुट है, शिंदे गुट या फिर उद्धव ठाकरे गुट। जिस गुट को असली शिवसेना माना जाएगा दोस्तों, उनके पास पार्टी का सिंबल जाएगा, पार्टी का ऑफिस चला जाएगा। असली शिवसेना गुट के पास ये शक्ति होगी कि वो दूसरे गुट के खिलाफ नोटिस जारी कर सकता है। हो सकता है कि दूसरे गुट के विधायकों को एंटी डिफेक्शन एक्ट के तहत सस्पेंड करने की भी कोशिश की जाए। तो ये कुछ बड़ा मामला निकल कर आएगा सामने। देखते हैं उद्धव ठाकरे की जीत होती है या शिंदे की जीत होती है। साथ ही साथ दोस्तों 12 महीने में 12% से अधिक गिर गई प्रधानमंत्री मोदी की आबरू। ये बयान कांग्रेस पार्टी की नेता सुप्रिया सिनेट ने दी है। सुप्रिया सिनेट ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 8 सालों में अपने हथकंडों और कारनामों से न सिर्फ अपनी बल्कि रुपए की साख को भी 2 कौड़ी का बना दिया है। सुप्रिया सिनेट ने आगे भी कई बात बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लिया है। दोस्तों रुपया लगातार डॉलर की अपेक्षा कम होता जा रहा है और कम इतना ज्यादा हो रहा है कि नए निचले स्तर को पार करता जा रहा है। कहीं ना कहीं भारत के लिए चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि दोस्तों देश का इंपोर्ट का बिल बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि भारत बाहर से क्रूड ऑयल मंगवाता है और कई सारी जरूरत की चीजें हैं जो भारत इंपोर्ट कराता है। तो कहीं ना कहीं इससे देश का इंपोर्ट का बिल बढ़ जाएगा और भारत के लोगों को महंगाई का सामना और भी बुरी तरीके से करना पड़ सकता है। एक और बड़ी खबर है दोस्तों, कोर्ट का इशरत जहां मामले की जांच कराने वाले आईपीएस अधिकारी की बर्खास्तगी रोकने से इंकार। आपको बता दें कि इशरत जहां की कथित फर्जी मुठभेड़ मामले की जांच करने वाले वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सतीश चंद्र वर्मा को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनके सेवानिवृत्त से 1 महीने पहले बर्खास्त कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक के बाद अब दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि बर्खास्तगी के आदेश में उनके हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। वहीं दोस्तों 8 राज्यों के अंदर इस्लामिक संगठनों के 170 कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया गया है। दिल्ली के शाहीन बाग से पीएफआई के 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और गैजेट दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। जामिया में धारा 144 लागू कर दी गई। वहीं पर नोटबंदी के फैसले के खिलाफ
खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच। जस्टिस अब्दुल नजीर करेंगे अगुवाई। इसी के साथ में गुजरात से विमान में सवार होकर कुछ यूं दिल्ली पहुंचा सोलंकी परिवार। अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी गुजरात के अंदर प्रतीकात्मक राजनीति करने से बिल्कुल पीछे नहीं हट रही है दोस्तों। अभी केजरीवाल किसी ऑटो वाले के घर जाकर खाना खाने की कोशिश करते हैं और तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करते हैं, तो कभी वाल्मीकि समुदाय के लोगों को बुलाकर अपने साथ खाना खाते हैं और एक तरीके का मैसेज देने की कोशिश करते हैं। देखते हैं गुजरात के अंदर ये मैसेज कितना दूर तक पहुंचता है। आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा। जुड़े रहेंगे सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।